हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि नवाब साहब कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि यहाँ की परेशानी की वजह हम हैं। एमा कहती है कि असल बात यह है कि वो आपसे ट्रेनिंग करके अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं। मियो कहती है कि ऐसा है तो हमें उनकी खुद से ट्रेनिंग करवाना बंद कर देनी चाहिए, जिसके ऊपर टोमोई कहती है इससे तो वो और भी ज़्यादा बदगुमान हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि हमने उन्हें छोड़ दिया है। क्या तुम ऐसा चाहती हो मियो? ज़रा अपने दिमाग का ख्याल भी लगाया करो। जिस पर मियो कहती है दिमाग का ख्याल वो मैं तब लगाती हूँ जब मुझे ये डिसाइड करना हो कि रात के खाने में मैं क्या खाऊंगी। तो मैं कहती है अभी अभी तो तुमने खाना खाया है मियो डैडी। जिसके ऊपर मियो कहती है इसका मतलब यह है कि तुम खाने के बाद मेरे साथ एक्सरसाइज करना चाहती हो। नवाब साहब कहते हैं कि मुझे खाना खाने दो, लड़ाई मत करो। मुझे लगता है कि मुझे खुद ही जाकर उनका थॉट प्रोसेस देखना चाहिए। जिसके ऊपर एमा कहते हैं कि ये ठीक रहेगा। फिर नवाब साहब कहते हैं कि तुम जाकर लिजर्ड मैन से बात करो। जिस पर वो कहती है कि है। मियो कहती है कि हम इसके बाद अपनी बात को जारी रखेंगे। जिसके ऊपर टोमी कहती है कि अगर तुम्हें बात करने का इतना ही शौक है तो अपने अल्को से जाके बात करो। जिस पर मियो कहती है कि मेरे अल्को को ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि सही कहा, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और कभी कभार ही ट्रेनिंग में हिस्सा लेते हैं क्योंकि उनका ज़्यादा वक्त रिसर्च में जाता है। वाह क्या बात है मियो, क्या तुम मेरे साथ आओगी? जिस पर मियो कहती है मैं खुशी खुशी आऊंगी और बेचारी टोमई का मुंह उतर जाता है। हम देखते हैं कि ऑक्स खेत खलियान की बातें कर रहे होते हैं और नवाब साहब छुपकर उनकी बातें सुन रहे होते हैं और मियो हमारी साइड पर बैठी हुई बेरिस को खा रही होती है, लबालब लबालब लबालब। फिर वो ट्रेनिंग की बातें करते हुए कहते हैं कि हमें उनके साथ ट्रेनिंग करना बहुत ही मुश्किल लगता है। मियो और टोमी जी तो हमें फिर भी हमला करने का मौका देती है, लेकिन नवाब साहब वो तो अपने आँख के तीरों से हमें छल्ली कर देते हैं और अगर तुम किसी तरह से उनसे बच जाओ तो एक धमाका होता है और खेल खत्म। नवाब साहब सोचते हैं कि क्या इतना बुरा हूँ मैं? ऐसा लगता है जैसे मैं कोई विलन हूँ। ऑक्स कहता है कि उन लिजर्ड मैन को भी ऐसा ही लगता होगा ना। जिस पर ऑक्स कहते हैं कि क्या पता, हमें कभी उन्हें ट्रेनिंग करते हुए देखने का मौका ही नहीं मिला। नवाब साहब कहते हैं कि यहाँ तो तबाही मची हुई है, मुझे लगता है मैंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। जिसके ऊपर एमा कहती है कि ऐसी तो बात नहीं है। तभी मियो कहती है कि ये सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट है नवाब साहब। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि इसे टमाटर कहते हैं, ये कच्चा और उबला दोनों तरह से खाया जा सकता है। सूखा कर या तेल में डुबाकर इन्हें लंबे समय तक रखा जा सकता है और पकने के बाद इनका स्वाद कमाल का होता है। जिस पर मियो सोचती है पकने के बाद। फिर वहाँ पर टोमई आ जाती है। नवाब साहब पूछते हैं कि लिजर्ड मैन का क्या हाल है? जिसके ऊपर टोमई कहती है वो और ऑक्स दोनों ही बराबर है, मैंने जितना सोचा था उनकी ताकत उसके 10% भी नहीं है। जिसके ऊपर वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने देखा है कि सारी प्रजातियां एक दूसरे से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है। जिसके ऊपर एमा कहती है कि सही कहा, वो बस अपने हद तक ही महदूद रहना चाहते हैं। तभी नवाब साहब कहते हैं कि वो अगर एक दूसरे के तरीकों को अपनाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। जिस पर एमा हिचकिचाने लगती है और कहती है कि जैसी आपकी मर्जी। लेकिन तभी टोमी कहती है कि एमा बस नवाब साहब ये चाहते हैं कि वो अपने तरीकों में सुधार करे और भी ज़्यादा बेहतर बने। नवाब साहब भी यही कहते हैं कि मैं बस ये चाहता हूँ कि वो अपनी तकनीक को छुपाने की जगह उसे और निखारे। तभी टोमी कहते हैं कि नवाब साहब मेरे पास एक सुझाव है। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि तुम्हारे सुझाव से किसी को मरना ना पड़े, बस इतना ध्यान रखना। एमा घबरा जाती है और कहती है कि मरना ना पड़े। हम देखते हैं कि अखाड़ा सज जाता है। टोमी कहती है कि आज की ट्रेनिंग दूसरी ट्रेनिंग से अलग होने वाली है। आज हर प्रजाति के माहिर योद्धा मिलकर एक दूसरे से लड़ेंगे और इस तरह से हम आपकी शक्तियों का आकलन करेंगे। जिसके ऊपर नवाब साहब सोचते हैं कि ये तो एक प्रतियोगिता जैसा लगता है। टोमी की जिक्र का टुकड़ा कहते हैं कि पहाड़ी ऑक्स की तरफ से आ रहे हैं आगारेस और मिस लिजर्ड की तरफ से लिली। हम देखता है कि लिली वहाँ पर दहाड़ मारता है और एक तूफान आगारेस की तरफ बढ़ता है। आगारेस अपने मजबूत पैरों से वहाँ पर डटा रहता है। तभी लिली उसके ऊपर छलांग लगा देता है, लेकिन आगारेस कहता है कि मेरी ढाल मेरा बचाव करो। उसके बाद वो अखाड़े पर अपनी कुल्हाड़ी चलाता है और अखाड़े को तोड़ के रख देता है। नवाब साहब ये सब कुछ देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि नहीं, टोमी ने मुझे भाव दिखाने से मना किया था। फिर वो दांतों के बीच कालों को दबा लेते हैं। लिली आगारेस पर हवा के झोंके से वार करता है, जिससे कि उसके शरीर पर चीरे पड़ जाते हैं। लिली मौके का फायदा उठाकर उसके ऊपर फिर से कूद जाता है, लेकिन आगारेस के हाथ में उसकी दुम आ जाती है। और फिर क्या दोस्तों, एक धोबी पछाओ लिली का काम तमाम। अचानक से टोमी की जिगर का टुकड़ा मलबे में से निकल के कहते हैं कि विजेता है आगारेस। आगारेस अपने हाथ को उठा देता है और सब लोग उसका नाम पुकार रहे होते हैं, लेकिन तभी वो देखता है कि नवाब साहब के चेहरे पर शिकन भी नहीं आई होती। टोमी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोगों ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके बाद भी ये निराशाजनक है। आखिर तुम लोग और ताकतवर क्यों नहीं हो? तभी नवाब साहब कहते हैं कि मेरा चेहरा दर्द कर रहा है। तभी टोमी कहती है कि तुम बताओ। जिसके ऊपर वो कहता है कि माना कि वो आपके जितने ताकतवर नहीं है, लेकिन हमें तो उनकी लड़ाई बड़ी ही अच्छी लगी। जिस पर टोमी कहते हैं कि मतलब कि मैं मान लूं कि तुम लोग कमजोर हो? मैंने जितने ताकतवर चाहा था तुम उसके 10% भी नहीं हो। नवाब साहब टोमी के दिमाग में कहते हैं कि टोमी तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही हो। जिस पर टोमी कहते हैं कि हमें ताकतवर योद्धा चाहिए। जिस पर नवाब साहब सोचते हैं कि मुझे इग्नोर कर रही है। हमारे साथ मुकाबला करके तुम्हारी शक्तियों
का आकलन ठीक से नहीं हो पा रहा था, इसीलिए अब से हर हफ्ते तुम एक दूसरे से मुकाबला करोगे और हम तुम्हारी शक्तियों का आकलन करेंगे और उसके हिसाब से तुम्हें रैंक भी देंगे और इसके अंदर ड्रॉप्स और आरके भी शामिल है। ड्रॉप्स कहते हैं कि इससे तो हमारी टेक्निक सबके सामने आ जाएगी, जिसके ऊपर तुम्हें कहते हैं कि तुम लोग इतने ना समझो कि तुम्हें टेक्निक को छुपाने के बारे में अभी सोचना भी नहीं चाहिए। तो अपनी झूठी शान छोड़ो और अपनी टेक्निक दिखाओ, खुद को ताकतवर बनाओ और नई आसमान की बुलंदियों तक जाओ। नवाब साहब भी आपको यही सब कुछ करता हुआ देखना चाहते हैं, जिस पर नवाब साहब सोचते हैं कि मैंने ऐसा कब कहा। तो मैं कहते हैं कि आने वाले मुकाबले जीवन की कठिनाइयों की तरह होंगे। जो भी इसमें अव्वल आएंगे उन्हें सर्वश्रेष्ठ योद्धा का खिताब दिया जाएगा और अगर जो ये नहीं कर सकते वो योद्धा देखने का ख्याल छोड़ सकते हैं, वो जाके कोई और काम सीख ले। डमी प्लेन को विकसित करने के और भी जराए है। तो अब तोमे की जिगर का टुकड़ा कहते हैं कि नवाब साहब 2 शब्द कहेंगे, जिस पर नवाब साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या कहूँ मैं। नवाब साहब कहते हैं कि तोमे ने जो कहा मैं उससे 100% सहमत हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। जिस पर वो लोग कहते हैं नवाब साहब कहते हैं कि मैं आपस में होने वाली ट्रेनिंग के दिनों को बढ़ाना चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग एक दूसरे की मदद करें और भी ताकतवर होने में। फिर नवाब साहब कहते हैं मैं बस यही चाहता हूँ। हम देखते हैं कि क्राउड में एक अलग ही जोश आ जाता है और वो कहते हैं ठीक है। नवाब साहब सोचते हैं कि एक साथ लड़ना, इससे तो इनकी ताकत में और भी निखार आ जाएगा। मुझे लगता है कि यही ठीक है और इतना काफी रहेगा। तभी तो मैं कहती है कि ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुकाबले की तैयारियां करना शुरू कर दे। कुछ ही दिनों में डमी प्लेन रैंकिंग शुरू की जाएगी, जिसमें नवाब साहब सोचते हैं कि डमी प्लेन रैंकिंग, इतने खतरनाक मुकाबले का इतना बेकार नाम। फिर हमें एडवेंचर स्किल दिखाया जाता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि मियो का लेवल है 1500। तो मैं कहती है मेरा बताओ, जल्दी जल्दी मेरा बताओ। जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है आपका है 1340। जिस पर तुम्हें और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे योद्धा के सफर का क्या। नवाब साहब सोचते हैं कि पहले ही 1300 से ऊपर है और उसके ऊपर 20 और जुड़ गए, ये तो सच में बहुत ज्यादा छलांग मारती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आप सब कुजुनहा के साथ है ना, हमें आपसे कुछ कहना था। असल में बात यह है कि ऊंचे ओहदे के एडवेंचर्स रिटायर हो चुके हैं और बहुत सारे जख्मी है। नवाब साहब सोचते हैं कि इन सब की वजह तो हम ही है ना। वो कहते हैं कि यहाँ का सबसे ताकतवर एडवेंचर लाइम लाटे था, क्या आप उसकी जगह पर किसी को ट्रेन कर सकते हैं। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि मैं एक एडवेंचर स्टोरी को जानता तो हूँ कि जिसका लेवल 100 के ऊपर है, जिसके ऊपर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वो चलेंगे। तो मैं कहती है कि तो आप चाहते हैं कि मैं टोआ की टोली को ट्रेन करूँ। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि हाँ, 10 से जान पहचान के लोगों से काम शुरू करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना, इसीलिए कुछ और नहीं है मेरे दिल में। तो मैं कहती है ठीक है। नवाब साहब कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। तो मैं कहते हैं कि आपके व्यवहार को देखकर साफ पता चलता है कि उस लड़की की शक्ल आपकी दुनिया में किसी से मिलती है। फिर वो एक मुस्कुराहट के साथ सोचने लगती है कि ये तो अच्छी बात नहीं है नवाब साहब, भले ही हमें ज्यादा दिन ना हुए हो मिले हुए, लेकिन मैं अब आपकी गर्विदा हो चुकी हूँ। मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ नवाब साहब, और इसके लिए तोहा को ट्रेन करना होगा मुझे, ताकि आप निश्चिंत हो जाए नवाब साहब। हम देखते हैं कि बड़े बड़े पत्थर टोआ की टोली को पहनाकर उन्हें पहाड़ों पर चढ़ाया जाता है। उनके हाथ पैर बांधकर उन पर पत्थर डालकर भूखे कुत्तों के सामने उन्हें छोड़ दिया जाता है। फिर उन्हें लट्ठों से बांधकर तेज बहाव वाली नदी में फेंक दिया जाता है। फिर उन्हें शैडो टेल नामक जंगली बंदरों के सामने छोड़ दिया जाता है। टोआ कहती है टॉमर जी हमारे साथ ऐसा क्यों, ये जुल्म क्यों, हम इनसे नहीं लड़ सकते। वो उनसे बार बार मार खा रहे होते हैं और तभी टॉमर उन बंदरों को बांध देती है एक जगह। टॉमर कहते हैं कि ये क्या बकवास है, तुम लोगों को जो ट्रेनिंग दी थी उसका असर क्यों नहीं दिखाई दे रहा। जिस पर वो कहती है कि हम इतने ताकतवर नहीं है। बोनी कहती है कि ऐसे तो हम मर जाएंगे। टॉमर कहते हैं कि बोनी का आगे रहना तो पता चलता है, लेकिन तुम निशानेबाज हो, तुम आगे क्या कर रही थी। जिस पर वो कहते हैं कि मेरा निशाना ठीक नहीं है, इसलिए मैं डरती हूँ कि कहीं किसी को चोट ना लग जाए। बस मेरा निशाना कुजुनहा साहब के जैसा होता तो बात ही और होती। तो मैं कहती है कि ऐसा तो होना ही था, देवी की कृपा दृष्टि जो है तुम लोगों पे। और तुम्हें सिर्फ फीलिंग मैजिक ही आता है, क्या तुम्हें आग और जमीन का मैजिक नहीं आता। जिस पर दुआ कहती है कि तुम ये जादू भी जानते हो। जिस पर वो शर्मा कर कहता है कि असल में बात यह है कि मेरे दोनों हाथ हीलिंग में व्यस्त थे, इसलिए मैं मंत्रोच्चार का वक्त नहीं ले पाया। तो मैं कहती है कि नौसिखियों को हील करोगे तो मंत्रोच्चार का वक्त कहाँ से मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक रणनीति बताती हूँ। अल्केमिस्ट जाकर पानी और दर्द से एक जाल बनाओ, जिसके ऊपर वो जाल बनाने लगता है। तो मैं तीरंदाज से कहती है जाकर किसी ऐसी जगह पर बैठ जाओ जहाँ पर से तुम आसानी से निशाना लगा पाओ। दलदल में कमजोर करने वाला विष डालो। और इसके बाद वो कहती है कि ये दलदल उन्हें कमजोर कर देगा। वो कहती है तीरंदाज अब उनके ऊपर निशाना लगाओ, जिसके ऊपर तीरंदाज उन मासूम बंदरों के ऊपर निशाना लगाकर उन्हें मार देती है। वो कहती है कि हम जीत सकते हैं। तभी तो मैं कहती है कि इतनी भी लापरवाह मत बनो, वो बहुत चालाक है। जिसके ऊपर अल्केमिस्ट कहता है कि वो तो पत्थर की तरह उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं कहती है बोनी अपना जलवा दिखाओ। जिसके ऊपर बोनी उस बेचारे बंदर को पीछे से मारती है। तो मैं कहती है कि तो आप स्टीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करो, उसके ऊपर पीछे से वार करो। और हम देखते हैं कि टोआ के एक निर्दयी वार के अंदर उस बेचारे बंदर की जान निकल जाती है। ये रणनीति काफी कारगर होगी, इससे बस तुम्हें बोनी को हील करना पड़ेगा। जिस पर वो कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अभी भी बड़े मंत्र को नहीं बना पाता। तो मैं कहती है कोई बात नहीं, वो भी सांस देते हैं, बस एक छोटे से मंत्र से बात बन जाएगी। और तभी वो उसके मुंह के आगे एक
पानी का बुलबुला बना देती है और उस बेचारे की दम घोट के जान ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो जालिम लोग मजलूम बंदरों के ऊपर धावा बोल देते हैं और एक एक करके उनकी जान लेने लगते हैं। अल्केमिस्ट कहता है कि इनकी पूछ के अच्छे पैसे मिलेंगे और इनके जहरीले नाखून तो खजाना है। लेकिन तभी सावधानी हटती है और दुर्घटना घट जाती है दोस्तों। टॉमी कहते हैं कि अब तुम खुद से एक बंदरों की टोली का कत्लेआम करोगे, जिस पर टॉमी कहते हैं कि हमारा लेवल तो बहुत कम है, हम ये नहीं कर सकते। टॉमी कहते हैं कि लेवल तो बस एक नंबर है और तुम्हारी ताकत पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी है। जंगलों की वाट लगा दो, जानवरों को सफाई हस्ती से मिटा दो, हवा में प्रदूषण फैलाओ, नदियों को गंदा कर दो। इस दुनिया की ऐसी की तैसी फेरों के बाद में ये दुनिया संभल भी ना पाए। तुम जिस भी शहर जाओ वहाँ के जानवर तुमसे खौफ खाए और वहाँ के जंगलों को खुद ही खाली करके भाग जाए वहाँ से। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अगले झुंड में 100 के करीब बंदर होंगे। तुम उनका कत्लेआम कल सुबह करोगे और आज की रात तुम रणनीति बनाओगे, जिसके ऊपर वो कहती है कि आज की रात, बस आज की रात हम गिल्ड में तुम्हारा इंतजार करेंगे, उम्मीद है कि तुम कामयाब रहोगी। तो कहती है कि आप मजाक कर रही है ना। रिसेप्शनिस्ट तो हक्की बक्की रह जाती है। वो कहती है कि आप क्या बोली टनिक, फिर से कहना। टॉमी कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैंने तो बस उन्हें सैडोटेरिस की गुफा में भेज दिया है। जिस पर वो कहती है कि आप पागल हो गई है क्या? सॉवेलियर के एडवेंचर भी एक बंदर को मुश्किल से हरा पाते हैं। ऊपर से वो जगह डेड फिश रोड के किनारे पर है और नजदीकी जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर है। वो इतना घना और खतरनाक है, वहाँ पर कई एडवेंचर की टोलियां गायब हो चुकी है। लेकिन तभी दरवाजे खुलने की आवाज आती है। तो कहते हैं कि हमने उन मासूम बंदरों की जान ले ली और उनका सब कुछ छीन लिया। अल्केमिस्ट कहता है कि आखिरकार हमने उन्हें हरा ही दिया। तीरंदाज कहती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ। बोनी कहती है कि मुझे तो मजा ही आ गया। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि 2 रंगों की पूछे, मतलब कि तुमने 2 बंदरों की टोलियों को हराया, वो भी एक दिन में। नवाब साहब कहते हैं कि इस तरह से उनकी टोली को एडवेंचर्स गिल्ड में पजीराई मिली और आगे चल के शायद उनके किस्से लोग अपने बच्चों को सुनाए। नवाब साहब कहते हैं कि तुम एम्ब्रोसिया के फूलों का पता लगा सकते हो, जिस पर तुम्हें कहते हैं कि वो फूल जिससे नायाब दवाइयाँ बनाई जाती है। नवाब साहब कहते हैं कि पिछली बार हमने ब्लू आइज की आंखों का इस्तेमाल किया था, लेकिन अगर वो फूल हमारे हाथों में लग गए तो हम सारे व्यापारियों की लुटिया लगा देंगे। रूबी आइज इस इलाके में मिलती है और वो बस वो फूल ही खाती है, इसका मतलब वो फूल यही कहीं होंगे। मियो कहती है कि ये तो टीना राग का जंगल है। समझ गई, लेकिन नवाब साहब आप कहाँ जाएंगे? जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि एक दुकान खोल दूं, मेरे पास सामान तो है लेकिन बेचने की जगह नहीं ना। फिर हमें वो रेमरैंड के ऑफिस में दिखाया जाता है। नवाब साहब कहते हैं कि दुकान के लिए जगह चाहिए, जिस पर रेमरैंड कहता है कि अच्छा आपको जगह चाहिए, मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी मिलेगी। वो बटलर से कहता है कि एक काम करो, वो जगह जो कि अभी अभी बनी है वो इन्हें दे दो। जिस पर बटलर कहता है ठीक है और फिर जाने लगता है। तभी वो सोचता है कि कोई भी जगह खाली है ही नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। रेमरैंड कहता है कि आपको किराए की दुकान ही क्यों चाहिए, आप अपनी दुकान भी तो ले सकते हैं। जिस पर कुसोनोहा वहाँ पर चुप हो जाता है। रेमरैंड कहता है कि कहीं खुद की जगह ना लेने के कारण वही तो नहीं। जिस पर नवाब साहब सोचते हैं कि ये तो बहुत ही चालाक है, बगैर कहे ही सब कुछ समझ जाते हैं। नवाब साहब टॉमी से कहते हैं कि हम वहाँ पर किराए की जगह लेंगे तो वहाँ के माहौल के बारे में भी और भी ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे और वहाँ की जमीन की लेन देन करने पर राज्य को खबर करनी पड़ती है। और फिर टॉमी कहते हैं कि वो आपके ऊपर जासूसी करते हैं। नवाब साहब कहते हैं कि ये मुझे मर्चेंट्स गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट ने चुपके से कान में बताया था। टॉमी कहते हैं कि आयन का साम्राज्य जहाँ पर शिके शहर है, मैंने सुना है कि उन्हें जासूसी करवाने का बहुत शौक है। उन्हें नाराज करना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि किराए की जगह ही ले लेता हूँ। वैसे रेमरैंड की खुद की दुकानें हैं तो वो भी जासूसी के काम में उनकी मदद किया करते होंगे। रेमरैंड कहता है कि इसमें खतरा तो है, लेकिन मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर वो आंख मार देता है। एक न्यूट्रल सिटी जो कि किसी भी राज्य में नहीं आता, आप चाहे तो वहाँ पर दुकान लगा सकते हैं। जिस पर कुसुनहा सोचता है कि एक न्यूट्रल सिटी। रेमरैंड कहता है कि वहाँ मेरे कुछ दोस्त भी है, मैं उनसे बात कर सकता हूँ। जिसके ऊपर कुसुनहा खुश हो जाता है और कहता है कि जरूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। नवाब साहब कहते हैं कि लोगों की मदद करने से काम आसान हो जाता है। अब मुझे लगता है कि तिजारत की दुकान खोलने में मैं बहुत ही व्यस्त होने वाला हूँ। मियो हमें दिखाई जाती है और वो कहते हैं ये है वो जंगल। हमें एक एडवेंचर की टोली दिखाई जाती है। एक इंसान कहता है कि ये जगह तो बड़ी ही शांत है, यहाँ पर आकर लोग गायब कैसे हो रहे हैं। तभी हमें पेड़ की डर पे 2 लड़कियां दिखाई जाती है। छोटी वाली कहती है कि ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, इनका दम नहीं घुटता, ये यहाँ के वातावरण को दूषित क्यों करते हैं। बड़ी वाली कहती है कि इन्हें तो बस चुराना आता है, मुझे तो हैरत है कि ये देवी के चहीते हैं। छोटी वाली कहती है कि कमाल की बात है, मैंने तो सुना था ये इंसान मतलबी होते हैं, लेकिन ये तो निर्दयी भी होते हैं। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।